नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। 9:30 बज चुके हैं। आप फेसबुक पर हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए तमाम खबरों का जो कंपैक्ट बुलेटिन रहता है पंजाब के टीवी पर प्राइम टाइम, वो देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं, पंचित खोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जुड़ने के लिए तमाम दूसरे साथियों का भी स्वागत है। जुड़ने के लिए बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। नाम सिर्फ उन्हीं के ही हम ले पाते हैं जिनका कमेंट आता है। राजेश गंगोत्रा जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। विपिन अत्री जी, नमस्ते, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। जल्दी से जल्दी आज जुड़ जाइए। बजट पे चर्चा शुरू हो गई है। आज उसमें क्या क्या हुआ? आज मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बजट जो है किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ घोषणाओं का एक पुलिंदा है। कपिल सिंह गुलेरिया जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। राजपूत अतुल सहरोत्रा जी, दिनेश शर्मा जी, थैंक यू। उधर जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस का आप बैच फिर से देख रहे होंगे, और जस्टिस फॉर JYT 817, क्यों हमने इसको दोबारा से लिया है? अजय शर्मा जी, पारस सोनम जी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दो वर्ग ऐसे हैं जो लगातार परेशानी में है। क्यों परेशानी में है, इनकी परेशानी की वजह क्या है, कैसे परेशानी दूर होगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। JYT वाले अब सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान चौड़ा मैदान में एक आग्रह रैली भी करेंगे। ये आग्रह करेंगे सरकार से, क्या आग्रह करेंगे इसकी भी बात करेंगे। उधर हाटियों ने अपना 11 मार्च का जो विधानसभा का घेराव था वो वापस ले लिया है। आज उनकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें क्या क्या है इसकी चर्चा देंगे। भारत के अभी बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार का दावा है कि उसके अब सिर्फ 150 छात्र ही फंसे हैं। लेकिन ये जो संख्या है वो मैच नहीं करती उस संख्या के साथ जो एक पब्लिक डोमेन में है। NHM की पॉलिसी वाले अभी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर ना बजट में कुछ आया न वो, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। और टीम इंडिया दूसरे दिन, मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन, बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। 575 पे उसने अपनी पारी, 574 पे अपनी पारी उसने पहली पारी जो घोषित की। उसके बाद श्रीलंका के 4 लोग आउट हो गए, 4 बल्लेबाज 108 रन के स्कोर पर। ऐसी स्थिति में इस टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है रोहित की टीम ने, लेकिन रोहित के एक फैसले को लेकर सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है। क्या घमासान है उसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आदित्य कृष्णा, अशोक बिष्ट, प्रेम पी चौहान, अनिता शर्मा, शुभम रतन, मोहित शर्मा, दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। JYT के तमाम साथी जो हैं हमारे जुड़ रहे हैं, और हम इनकी एक मांग है कि क्लैरिफिकेशन ये चाहते हैं कि हमारी 1867 पोस्टें ही रहें, तो उसको लेकर हम एक बार फिर से इनके साथ हैं। इनकी आवाज बनने को हम लोग तैयार हैं, हम पहले से बन रहे हैं और आज फिर इसको उठाएंगे। लेकिन पहले दूसरी खबरों की चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का जो मामला है उसे केंद्र से हिमाचल सरकार एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ उठाएगी। पहले भी मामले हमारी सरकार उठाती रही है, लेकिन इस पूरे ट्रांसगिरी क्षेत्र जो है, गिरिपार जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उसमें जो समुदाय रहता है जिसको हाटी समुदाय कहते हैं, ये इन दिनों आंदोलनरत हैं। 1967 से ही ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके ही जो दूसरा हिस्सा है जो उत्तराखंड में चला गया था, उस समय उत्तर प्रदेश था, जौनसार बाबर, उसको जो है ट्राइबल क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन इनको छोड़ दिया गया और इससे इनके जो हक हकूक है वो प्रभावित हो रहे हैं और जाहिर तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। 3 लाख हाटी अब आंदोलन के मूड में है। लगातार उनकी खुमलियां हो रही हैं। अभी पझौता में एक बार फिर से कल खुमली है इनकी, और रौड़ी जगह पड़ती है पझौता में, वहां भी खुमली है इनकी, और उस खुमली में भी लगातार ये लोग यही अपना जो अलख जगाएंगे गिरिपार वाले अपने जनजातीय दर्जे को लेकर। लेकिन आज इनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। लंबी चौड़ी बातचीत हुई, 15 से 20 मिनट तक का स्पेशली बातचीत हुई। इसमें सांसद सुरेश कश्यप जो सिरमौर, सोलन और शिमला को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी थे। उनकी भी ये ड्यूटी बनती है इस पूरे मामले में। इसके अलावा कृषि जो ऊर्जा मंत्री हैं सुखराम चौधरी वो भी थे। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप वो भी थी, और शिलाई से बीजेपी के कैंडिडेट रहे और अभी जो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ये भी मौजूद थे। मुख्य सचिव और दूसरे जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। इस तमाम बातचीत में हाटियों ने अपना पक्ष रखा और मुख्यमंत्री ने उसको आराम से सुना और कहा कि हम आपकी मांग से सहमत हैं, और माननीय प्रधानमंत्री के साथ और केंद्र सरकार के साथ इस पूरे मसले को एक बार फिर से जो है नए सिरे से उठाएंगे। और हाटियों ने यही कहा था। अभी देखना होगा कि किस तरह से इसको उठाते हैं, किस तरह से नहीं, क्योंकि एक तो इसका जो सबसे इफेक्टिव ढंग है वो ये है कि इसी विधानसभा में सदन में एक प्रस्ताव पारित करके फिर से केंद्र को भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन अभी फिर से नए सिरे से भेजा जाए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले ध्यान में भी ये मामला है, उनसे भी ये लोग मिल चुके हैं और उन्होंने भी उनको कहा था कि हम आपका जो है, आपके केस को जो है हम समझते हैं और इसकी जो हम भी पैरवी करते हैं। तो वक्त है कि अब इस केस को सुलटाया जाए। और ये जो है तो इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम इसको जो है पूरी शिद्दत के साथ केंद्र के समक्ष उठाएंगे। उसके बाद हाटियों ने अपना जो घेराव था विधानसभा का, जो 11
मार्च को उन्होंने प्रदर्शन करना था वो फिलहाल स्थगित कर दिया, उसको फिलहाल वापस ले लिया उन्होंने। लेकिन बाकी जो उनका जो मोमेंटम बना हुआ है खुमलियों का, महापंचायत जिसको हम कहते हैं या महाखाप उसको कह लें, वो जारी रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि पझौता क्षेत्र में, पझौता माना हुआ क्षेत्र आजादी के आंदोलन के लेकर भी, तो वहां भी कल एक बड़ी खुमली है जिसमें हजारों लोगों के सम्मिलित होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल विधानसभा वाला जो उनका प्रदर्शन था वो स्थगित हो गया है। और विधानसभा में आज कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई। अब ये मीटिंग जो है 7 तारीख को होगी, यानी सोमवार को होगी, और सोमवार को सेशन 2 बजे है। तो उससे पहले ये मीटिंग हो जाएगी कैबिनेट की। उसमें क्या होता है क्या नहीं उसकी जानकारी हाउस में ही मिलेगी, तो वो हम आपको देंगे जो भी होता है जो भी नहीं होता है। लेकिन आज बजट पर चर्चा शुरू हो गई और बजट को लेकर अभी कई इफ्स एंड बट्स हैं। कुछ लोगों की समझ में आ गया, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। तो जिनकी समझ में नहीं आया है या पार्टी के जो लोग हैं बीजेपी के, उनको कल से जयराम जी समझाएंगे। कल जयराम जी 11 बजे पीटर हॉफ से एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत जो है हिमाचल प्रदेश भाजपा के मंडलों तक जो है लोगों को संबोधित करेंगे। अलग अलग जगहों पे जो वर्चुअली उनसे जुड़ेंगे उनको बताएंगे बजट के बारे में कि आम जनमानस का ये किस तरह से बजट है। इस उपलक्ष्य में जो है 6 मार्च को कल जो 10:30 बजे मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम इसको नाम दिया गया है। और सभी विधानसभा क्षेत्रों से जनता जो है और खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ता एलईडी पर मुख्यमंत्री का हिमाचल के बजट को लेकर जो संबोधन है वो सुनेंगे और जुड़ेंगे। और जयराम ठाकुर सरल रूप से बजट को जनता को समझाएंगे। ये करीब करीब ऐसी है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम प्रदेशों की जो पार्टियों के प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको बजट के बाद संबोधित किया था। तो एक तरह से ये एक काउंटर अटैक इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि बजट किसी काम का नहीं है। वैसे आज विपक्ष ने जो है काफी एग्रेसिव होकर जो है बजट पे अपना पक्ष रखा है। आज से बजट पे चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जो है जम के आज धोया इस बजट को और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये बजट जो है सिर्फ और सिर्फ 80 पेज का एक सामान्य डॉक्यूमेंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाता हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बीजेपी को नारे को सार्थक करता हो कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि रोजगार पर यह बजट खामोश है और बेरोजगार माफ नहीं करेंगे। रोजगार को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। 30,000 नौकरियां जरूर कहा गया है लेकिन उसका ब्रेकअप नहीं दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बजट में भी 30,000 नौकरियां कही गई थी, अभी वही नहीं लगी हैं। तो अब अगले बजट में जो आप कह रहे हैं 30,000 लगेंगी, वो कब लगेंगी? तो ये आप धोखा कर रहे हैं और इस तरह की बातों में अब बेरोजगार नहीं आएगा। हालांकि विधानसभा में जो कल आंकड़े आए थे परसों, उसमें कहा गया था कि 8.5 लाख बेरोजगार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 लाख के आसपास बेरोजगार हैं और वो सरकार को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेरोजगारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, चोर दरवाजे से जरूर भर्तियां हो रही है अपने लोगों की और इससे ये जो है सही नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर बजट पूरी तरह से खामोश है। सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, डिपो का राशन महंगा हो गया है, लेकिन सरकार कैसे लोगों को इससे निजात दिलाएगी इसका कोई उल्लेख, कोई विंडो जो है वो बजट में देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने तंज कसा कि ये जो तेल महंगा हुआ है अब जनता चुनाव में आपको तड़का लगाएगी और ठीक से तड़का लगाएगी। यही नहीं, उन्होंने बहुत से और भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि आपने अपने भाषण में कहा था, बजट भाषण में आपने एक शेर पढ़ा था कि हम दिया जलाएंगे, लेकिन दिया जो है वो सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्रों में जल रहा है, एक सराज में और एक धर्मपुर में। महेंद्र सिंह ठाकुर जहां के विधायक है, मंत्री भी हैं वो, और बाकी 66 के 66 हल्कों में अंधेरा है। वहां कोई विकास नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। हमारी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के अपने जो विधायक हैं वो परेशान है कि उनको भी जो है विकासात्मक योजनाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया, सबसे बड़ा तंज ये लगाया और तथ्यों के सही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पहले ही दिन से एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बल्ह में एक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना। पिछले 2 बजट में 1100 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए रखा भी, लेकिन इस बजट में उसके लिए एक भी पैसा नहीं रखा गया है। जाहिर है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है हवा में ही रह गया, सपना ही रह गया, ये मुकेश अग्निहोत्री का कहना है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि मुख्यमंत्री जी, हमें तो लगता है कि अब आप इसका शिलान्यास भी नहीं रख पाएंगे, उद्घाटन तो दूर की बात थी। 5 साल से आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे हवाई अड्डा बनाएंगे, उधर लोग भी परेशान है क्योंकि उनकी उपजाऊ जमीन जा रही है। लेकिन अब वस्तुस्थिति यह हो गई है कि इस बजट में जिस तरह से इसके लिए 1 रुपया भी नहीं रखा गया है, उसके चलते लगता है कि उद्घाटन तो दूर, आप इसके शिलान्यास का भी जो है पत्थर नहीं रख पाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम इसके निर्माण का विरोध नहीं करते। उन्होंने भी कहा कि मंडी के बाकी जो क्षेत्र हैं उनकी भी आपने अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी के लिए पैसा नहीं रखा। आपने ये कह दिया कि मंडी में जो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो अगले सेशन से काम करना शुरू कर देगी, लेकिन बजट में
कुछ उसके लिए प्रावधान नहीं करेगा। अब वो कैसे शुरू करेगी, कैसे नहीं, ये पैसा कहां से आएगा, कैसे नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 साल में आपने कुछ नहीं किया, 5वें साल में आप घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन घोषणाओं से अब लोगों का पेट नहीं भरेगा। वास्तव में घोषणाओं से उनका मन भर गया है, ये मुकेश अग्निहोत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए के 69 NH बनेंगे, वो कहां गए? अब आप कह रहे हैं कि 700 करोड़ के बनेंगे। आप जो है इतनी लंबे बजट से आप जो है 700 करोड़ पे आ गए हैं। और फैक्टर 2 देने की आपने बात कही थी, फैक्टर 2 लागू करने की बीजेपी ने बात कही, वो नहीं। और दृष्टि पत्र में ये बातें करी थी, 4 गुना मुआवजे की बात करी गई थी, वो नहीं मिल रहा है। फैक्टर 2 जो है कहां है? दृष्टि पत्र में इसकी चर्चा थी, वो भी नहीं है। उन्होंने कहा कि रोप वे पर भी जो है कि बड़ी सी बातें हुई हैं, लेकिन किस बजट रोप वे के लिए कितना बजट रखा गया है, कहां के लिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो है रेल लाइन के लिए भी उन्होंने तंज कसा कि 1,000 रुपए रखा गया ऊना हमीरपुर के लिए, और ये बताता है कि भले ही टोकन मनी है, लेकिन ये बताता है कि बनेगी या नहीं बनेगी, कब बनेगी। तो उन्होंने सबसे बड़ी एक मांग करी कि आप कह रहे हैं कि हमने 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बिना आय की सीमा के पेंशन का प्रावधान कर दिया है, लेकिन आपने इसमें ब्रेकअप कर दिया। किसी को 1,000, किसी को 1,200, किसी को 1,500, किसी को 1,700। मुकेश अग्निहोत्री ने मांग करी कि 60 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं, उनमें बिना किसी लिंग के भेदभाव के, बिना किसी लिंग भेद के, बिना किसी आयु भेद के जो है उनको एक मुश्त 1,700 रुपए दिए जाए। 60 साल से ऊपर जितने हैं उन सबको जो है 1,700 रुपए की दर पर जो है सामाजिक पेंशन फिलहाल दी जाए। और ये जो कैप आपने लगा दी है कि 40,000 लोगों को दी जाएगी, इस कैप को भी हटाया जाए, क्योंकि 40,000 तो भी पेंडेंसी है। इस लिहाज से अगर उसको क्लियर करेंगे तो इस साल की तो लगेगी ही नहीं, ये भी उन्होंने कहा। ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू था, इसको उन्होंने उठाया। इसके बाद जो है तीखी नोकझोंक हुई दोनों में, और जमकर जो है एक समय ऐसा भी आया जब अध्यक्ष महोदय ने उनका अपना टाइम याद दिलाने की कोशिश करी कि आपका समय समाप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम चले जाते हैं फिर, और वॉकआउट होते होते बचा उसमें। तो उसको लेकर भी काफी तंज जो है चले। और उन्होंने कहा है कि जो है पुष्प क्रांति के नाम पर जो है परवाणु में एक कमरा बनाया गया है, आते जाते हम उसको देखते हैं, इतना छोटा सा कमरा है कि क्रांति तो क्या वहां पे पुष्प भी ढंग से रह पाएंगे, ये लगता नहीं है। तो ये इस मामले में उन्होंने कहा कि किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं, ये होना चाहिए। और जब विपिन परमार अध्यक्ष उनको थोड़ा टोका टिप्पणी करे तो उन्होंने कहा कि टीमों को खेलने दीजिए, एम्पायर नहीं खेलता, आप एम्पायर हैं, आप बैठिए, हम आपका सम्मान करते। तो इस तरह की छींटाकशियां हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने कहा कि माफिया को लेकर कोई पॉलिसी सरकार के पास नहीं है, जबकि प्रदेश में जो है ड्रग माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, बारूद माफिया उन्होंने गिनवाए। इतने इनके हौसले बढ़ गए हैं कि इनको नाथना पड़ेगा। और कैसे उनकी संपत्तियां कुर्क अगर कोई उसमें शामिल है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या रोड मैप है इनको नाथने के लिए, क्या पॉलिसी है, इसका कोई जिक्र नहीं है। बस सिर्फ हवाई बातें हो रही है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यही है कि जयराम सरकार सिर्फ और सिर्फ 4 साल से हवाई किले बना रही है, लेकिन अब उन हवाई किलों को हवा में ही ढहने का वक्त आ गया है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने एक शेर के साथ कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 25 शेर पढ़े थे। तो आज उनका सबका समारोह जो है, मुकेश अग्निहोत्री ने एक शेर में कहा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा भर लहू ना निकला, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि यही लब्बो-लुभाव है इस बजट का, ये वेस्टेज ऑफ टाइम कर रही है सरकार, और ये क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये 4 साल उन्होंने व्यतीत कर दिए सिर्फ कर्ज लेने में और मजे करने में। कर्ज ले रहे हैं और अपने ऐशो आराम कर रहे हैं, लोगों की इनको कोई चिंता नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि अब तक की जो है ये बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ गवर्नेंस जो है जयराम सरकार के दौरान हुई है, बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ गवर्नेंस। और उन्होंने कहा कि अब हमको ही ठीक करना है आके। तो इस मामले को लेकर टीका टिप्पणियां भी हुई। बाद में मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी मीडिया के साथ बातचीत में कि कांग्रेस को जो है बहुत ज्यादा जल्दी है, उतावलेपन में है, उसके कई नेता आगे हैं, और जो है इसको जो है इस लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस के भीतर जो है तमाम लोग जल्दबाजी में है। मुकेश अग्निहोत्री जल्दबाजी में है, कांग्रेस में नेता बनने की होड़ लगी है। अभी तक पता ही नहीं है कि 2022 के लिए कौन नेता होगा। कर्ज को लेकर विपक्ष के नेता झूठे आंकड़े दे रहे हैं, ये उनका कहना था। कभी वो 70,000 करोड़, कभी 80,000 करोड़ कहते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 28,000 करोड़ का कर्ज लिया था। उन्होंने हालांकि ये भी माना कि कर्ज के बिना सरकार नहीं चल सकती, यानी कर्ज इस प्रदेश का सबसे बड़ा मर्ज है। तो ये तो चीजें हुई जी विधानसभा में, आज विधानसभा में हुई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मर्ज हैं जो लोगों को सताए जा रहे हैं। और मर्ज है, सबसे बड़ा जो परेशानी है वो 5500 उन पुलिस वालों को है जिनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला है। 0/0।
हम बातों बातों में कहते हैं कि नील बटा जीरो है जी, कुछ नहीं है। 25 जनवरी को आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने उनको जो है घोषणा कर दी थी कि उनको जो रेगुलर पे बैंड का जो लाभ है अब 3+2 यानी 5 साल में मिल जाएंगे। पहले होता यह था कि 2015 के बाद ये लागू हो गया था कि उनको जो है जो रेगुलर पे बैंड का जो स्केल है वो 8 साल के बाद मिले। इसको लेकर लंबा संघर्ष हुआ, लंबी बातें हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है इनकी मांग को ध्यान देते हुए इन्होंने देखिए कई दिनों तक इन्होंने मैस में खाना नहीं खाया, मुख्यमंत्री के सामने ये गए और एक तरह से कई इनके अभियान चले और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनकी मांग को मुख्यमंत्री ने सुना और पूरे जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने एक घोषणा करी कि मैं इनको जो है इस तरह से लाभ करता हूं। उनका 2015 वाला जो 20 में जो है रेगुलर पे बैंड का हकदार हो जाएगा, यानी कि 3+2 का जो मेथड था वो दिया था 2 साल जो है वो राइडर वाला जो मामला जिसको आप ले लें तो 3+2 होता है, लेकिन उसके बाद दो बैच रह गए थे। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि जो नहीं भी रहे थे उनको भी पता नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना, पे फिक्सेशन क्या होगी क्या नहीं होगी, ये इसको चाह रहे हैं। और आपकी जानकारी के बता दें कि 2013 से पहले पुलिस के जवानों को जो है 2 साल बाद ही जो इनिशियल राइडर होता है 2 साल का, उसके बाद ही जो है उनको 5910 और 1900 की ग्रेड पे की व्यवस्था थी। उसके बाद जो है 10,300 प्लस 3200 पे ग्रेड जो है 2 वर्ष बाद मिल जाता था। लेकिन 2013 के बाद जो है ये जो कांस्टेबल भर्ती हुए उन्हें नया वेतमान 2015 के बाद जो भर्ती हुए उन्हें 8 वर्ष के बाद मिलता है, यानी कि 10,300 प्लस 3200 की ग्रेड पे जो है 8 साल बाद इनको मिलती है, जिसको लेकर सीएम ने 25 जनवरी को सोलन के ठोडो ग्राउंड में घोषणा की थी कि 8 की बजाय अभी 5 साल में मिलेगा। इसके लिए जो है ये शुक्रगुजार है इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब हमारी जो है नोटिफिकेशन ही अड़ गई हुई है, नोटिफिकेशन नहीं हो रही है और इसको लेकर जो है परेशानी है, क्योंकि एक तरफ पे फिक्सेशन की डेट 1-2-3 बार संशोधित होगी, 31 मार्च है, लेकिन अभी तक इनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। तो ये कौन सा गुणक के तहत अपनी पे फिक्स करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते इनको पता नहीं है, क्योंकि इनको यही पता नहीं है कि इनकी जो है पे क्या होगी क्या नहीं, इनको क्या स्थिति इनकी है क्या नहीं। ये सारे 2015 के बाद के सारे जो है इस पूरे मामले में एक बार फिर से घिरे हुए हैं। क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि अफसरों की लाल फीताशाही है, अफसरों की लेट लतीफी है। अफसरों ने अभी भी बीच में कुछ इफ्स एंड बट्स लगाए थे और मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले उनको फिर पूछा था कि भैया वो फाइल कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है, उसकी क्यों नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि करना है, अफसर पता नहीं क्यों नहीं चाहते, मेरी समझ से बाहर है। क्या ये आईपीएस और आईएएस अफसरों की लड़ाई है? हमने एक बार पहले भी आपको बताया था, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो डीजीपी हैं संजय कुंडू, इससे पहले वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे मुख्यमंत्री कार्यालय में थे और वो जो पोस्ट थी वो आईएएस कैडर की थी। तब से दोनों जो कैडर हैं उनमें जो है अंदर खाते कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर युद्ध चला है। तो क्या अब उस चीज का बदला जो है संजय कुंडू के बल से चुकाया जा रहा है? और यदि है तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, क्योंकि पिस कौन रहा है? आम जवान जो सुबह शाम ड्यूटी पे खड़ा रहता है, जो मेले में होता है, जो झमेले में सबसे आगे होता है, मेले को मैनेज कर रहा होता है, झमेले को मैनेज कर रहा होता है, जो वर्षा में होता है, धूप में होता है, बर्फबारी में होता है, लोग बर्फबारी में फंस जाए तो वो उसको बचाते हैं। ये वो लोग हैं जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर अफसर हैं पुलिस वाले, उनको नहीं चीजों का फर्क पड़ता, उनकी ड्यूटी उतनी सख्त नहीं है जितनी इनकी है। इसलिए इनको जो है सबसे पहले जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी अभी इनको तो अपना जो हक है वो भी नहीं मिल रहा है। लंबे समय से हम इस बात को उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के हम व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया और हमने भी उनसे मामला रखा था और लगातार जब ये इस आवाज को हमने उठाया तो उन्होंने सुना उसको और उन्होंने पूर्ण राज्यत्व दिवस की जो स्वर्ण जयंती समारोह सोलन में हुआ था उसमें इसको एड्रेस किया था। पुलिस वाले चाह रहे थे कि उनको भी बाकियों की तरह 2 साल कर दिया जाए, लेकिन 3+2 किया तो चलिए उससे भी बड़ी राहत मिली, लेकिन कहां मिली? नोटिफिकेशन नहीं हुई। लगभग 45 दिन होने को है, नोटिफिकेशन नहीं हो रही। कब होगी कब नहीं कोई पता नहीं है। अभी आज का जो कैबिनेट है वो कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। अब 7 तारीख के कैबिनेट में भी आएगा या नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बड़ी परेशानी जो है इन लोगों की बनी हुई है। और ये 5500 लोग हैं, 5500 लोगों के परिवारों के ऊपर केस चल गया। इनके परिवार वालों ने जब कहा कि हमारे बच्चों को इतने पैसे नहीं मिलते, और बड़ी दिक्कत मैं आपको बताऊं, दिक्कत यह है कि इनको अभी जो लमसम मिलता है उस पैसे में इनका गुजारा नहीं हो सकता। 250 रुपए राशन मनी मिलती है पूरे महीने की। आप बताइए 250 रुपए में कौन राशन मनी खाता है? इसलिए इनको जो अभी 20-1 हजार के आसपास मिलते हैं, अगर 6 दिन भी इनमें से किसी की बाहर ड्यूटी लग जाए तो अपनी जेब से खाना खाना पड़ता है और फिर घर के लिए कुछ नहीं बचता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने
लोन लेके, किसी ने वाहन लिया है, किसी ने शादी हुई है उसकी, उसने लोन लेके शादी करी है, और अब स्थिति है कि इनको यही पता नहीं कि कब मिलना कब नहीं है। घोषणा हो गई है, प्रसाद बट गया, घोषणाओं का जश्न हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। तो माननीय अधिकारी लोग जो इस पे कुंडली मार के बैठे हैं, जनाब आपसे दो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन 5500 परिवारों का कुछ सोचो। आपकी जेब से नहीं जाना है, आप अपनी कुंडली उठा लो, आप अपनी कुंडली उठा लो, अन्यथा फिर जब जन आक्रोश बढ़ जाता है तो फिर किसी की भी कुंडली खराब हो जाती है। यह सरकार को देखना होगा, सरकार को देखना होगा, क्योंकि कई चीजें सरकार की यही मैनेज करती है। फ्रंट लाइन वाले पुलिस वाले हैं, इन्होंने कोविड में बहुत काम किया, इन्फेक्टेड हुए, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए नाकों पे जहां जहां ड्यूटी लगी दिन रात रहे ये। इसलिए एक ऐसा वर्ग जो दिन रात सबका ख्याल रखने के लिए लगा रहता है और जिसकी ड्यूटी 10 से 5 वाली नहीं है, इनको बाकियों के साथ ट्रीट नहीं कीजिए, ये 10 से 5 वाली ड्यूटी वाले नहीं है, ये तो वो है राउंड दी क्लॉक ड्यूटी वाले। मैंने ऐसे भी देखा, कई बार मैंने खुद देखा है कि पूरी रात की ड्यूटी करके कोई जवान सुबह आता है 7 बजे और 7:30 बजे फिर से फरमान आ जाता है कि फलानी जगह फिर लड़ाई होगी, आप चलो जल्दी, नफरी नहीं है, हमारे पास पुलिस वाले कम है, आप जल्दी चलो। तो ये जो है, ये इस परेशानी को जो है अधिकारी अगर सुनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में है, उन्होंने फिर से मंगवाया है और दोनों विभागों से पूछा भी कि क्यों देरी हो रही है। और उधर जो है अब पुलिस के जवानों का जो है हौसला फिर से जो है पस्त हो रहा है, उनका सब्र फिर से छलक रहा है। उन्होंने फिर से जो है अभियान चलाने की बात जो है अपने प्रेस नोट में कही है। हालांकि उन पे पिछली बार भी काफी बंदिशें लगी थी, लेकिन आज उन्होंने एक अभियान चलाया सोशल मीडिया पर, नोटिफिकेशन फॉर एचपी पुलिस पे बैंड स्केल, नोटिफिकेशन फॉर एचपी पुलिस पे बैंड स्केल। हम उसी के तहत इस खबर को ले रहे हैं, लेकिन हमारा हैशटैग वही है, जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस, क्योंकि जस्टिस जो है अभी मिला ही नहीं है, उनको न्याय मिला ही नहीं है। उसकी घोषणा हुई है कि मिल जाएगा, तो ये जो है दूर के ढोल वाली स्थिति है, लेकिन वो भी सुहावने नहीं प्रतीत हो रहे हैं। तो ये अगर जल्दी से जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार को ही इसका लाभ मिलेगा, साधुवाद मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में ये मामला है, लेकिन वो अफसर कौन है माननीय मुख्यमंत्री, जैसा उनको ढूंढिए। ऐसे अफसर आपके हितैषी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें कोई संकोच नहीं कहने में। इसी तरह से एक और मामला है, वो है JOIT 817 वाला। बहुत से लोगों को आप देख रहे होंगे, जस्टिस फॉर JOIT 817 आप देख रहे हैं। अब इनका भी जो दर्द है वो पुलिस वालों की तरह है, बल्कि उनसे परेशानी वाला हालत है बच्चों का। पहले ये लोग जो है कठिन कंपटीशन में इन्होंने रिटन क्लियर किया, फिर मामला अटक गया कि साथ साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी। और हुआ क्या कि 556 पोस्ट कोड के तहत जो पोस्टें निकली वो आधी भरी गई, आधी नहीं भरी गई। और उसके बाद 817 के जब कोड की निकली तो कहा गया कि उनकी हमने यहां डाल दी है, जबकि ऑन पेपर डाली है, नहीं डाली है। 556 में कुछ लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय की जो है फरियाद लेके न्यायालय में गए और उसके बाद वो मामला जो है सब जुडिस हो गया और उसके चलते 817 का मामला भी लटक गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा था कि हमने इधर कर दिया। आधिकारिक रूप से उन्होंने नहीं कहा था। अब मामला कहां फंसा है कि 556 का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि उसमें कई स्टेक होल्डर हो गए हैं। एक तो हाई कोर्ट ने कहा है कि रीड्राफ्ट हो मेरिट, लेकिन अगर मेरिट रीड्राफ्ट होती है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो 2 साल की जो नौकरी है उसके बावजूद वो बाहर हो जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो लोग भी अब हायर कोर्ट में चले गए, यानी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट के बाद तो ऊपर की अदालत में चले गए, शीर्ष अदालत में चले गए। वहां ये मामला जो है अब अपने समय से ही लगेगा, अपने हिसाब से लगेगा, क्योंकि अदालत की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको प्रायोरिटी के बेस पे जो है एक ही केस रह गया सुनने को, तो वहां लगा है। अब इसकी डेट्स लगी तो उसके साथ में ये भी लग जाता है कि 817 में जो है हमारी पोस्ट जो है मर्ज कर दी गई है। 556 वाले और 817 वालों के बीच में जो एक कड़ी है जो 817 वालों को डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि सीटों की संख्या। 556 के पोस्ट कोड के तहत 1156 थी। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको पूरा करिए 1156 को। एक तो उन्होंने कहा कि रीड्राफ्ट करिए आप मेरिट, और 447 के पोस्ट कोड के तहत ही जो नियम थे उन्हीं नियमों उसी नियमावली के तहत जो 556 वालों को आप एंटरटेन करिए और उसी के तहत जो रीड्राफ्ट करके मेरिट बनाइए और नया रिजल्ट निकालिए। पहली बात ये कही है। और दूसरा कहा है कि उनकी आपने जो है 596 पोस्टें भरी थी लेकिन 560 खाली रह गई थी, उनको जो है आप भरिए। जाहिर है कि ऐसा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि जब रीड्राफ्ट होगी तो कुछ लोग छूट जाएंगे, तो अगर पोस्टें ज्यादा होंगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ये बहुत मतलब सही बात थी, सही बात माननीय अदालत ने कही, लेकिन सरकार का जो अमला है उसको नहीं समझ रहा है।
ये बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे कि चलिए कोई ना कोई तो जाएगा ऊपर वाली अदालत में, जब वहां जाएगा तो फिर से मामला जुडिस हो जाएगा, हम रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से, हालांकि माननीय हाई कोर्ट ने 817 का जो टाइपिंग टेस्ट का जो था उसका स्टे हटा दिया था और इस प्रक्रिया को जारी रखने को कहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में 556 का केस चल गया तो इस पे फिर से संकट आ गया और ये बच्चे फिर से परेशान है। इस पूरे मामले में अगर सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं और सरकार चाहे तो मामला जो है बड़े आराम से निपट सकता है। करने की क्या जरूरत है कि आप माननीय अदालत में ये कहिए कि जनाब 556 वालों की 1156 पोस्टें जो हैं 1156 जो पोस्टें हैं 556 वालों की वो वैसी की वैसी ही रहेंगी जी। और जो JOIT 817 वाले हैं, JOIT 817 वाले हैं उनकी 1867 रहेंगी और किसी की पोस्टें एक दूसरे में नहीं होंगी। इतनी सी क्लैरिफिकेशन देनी है। 1156 उनकी 556 वाले की आप कह देते कि उनकी पूरी रहेगी, तो यहां आपको अगर लगता भी है कि वो यहां लाई थी उनको वापस ले गए तो भैया इनकी बढ़ा दो, क्लैरिफिकेशन दे दो कि जी इनकी 1867 रहेगी उनकी 1156 रहेगी, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दोनों मामले ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। फिर 556 के जो केसेस चले हुए हैं उनको लेकर जो भी नतीजा आता है वो उस वर्ग के साथ ही रहेगा, लेकिन ये 19,024 बच्चे जो हैं इनका जो प्रोसेस है वो नहीं थमेगा। अभी इस वक्त हर व्यक्ति को जरूरत है, 556 वालों को भी, 817 वालों को भी, और जो नए आने हैं उनको भी रोजगार की जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह से अधिकारी रवैया रखेंगे कि कोई बात नहीं मामला फंसता है फंसने तो हम जो है हाथ पे हाथ धरे रह के बैठेंगे तो नहीं चलेगा। और यही वजह है कि ये बच्चे परेशान हैं, 2 साल से परेशानी में, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये जुड़ जाता है मामला 556 और 817 का और ये फंस जाते हैं। अब ये अल्टीमेटली जो है क्लैरिफिकेशन कई दिनों से मांग रहे हैं। अब इन्होंने भी फैसला किया है कि 7 मार्च को ये जो है एक आग्रह रैली चौड़ा मैदान में करेंगे और वहां से इनके कुछ प्रतिनिधि जो है माननीय मुख्यमंत्री के जाकर जो है सामने जाकर जो है अपनी व्यथा सुनाएंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये 2 ही चीजें होनी है इसमें। अदालत में आपके जो एडवोकेट जनरल हैं वो साफ कह दें कि जी उनकी 1156 रहेगी 556 वालों की, जो 1156 पोस्टें वो रहेंगी और इनकी पोस्टें भी हम कम नहीं करेंगे, बात वही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक ये परेशानी रहेगी, क्योंकि आपको करना है माननीय अदालत के सामने। दूसरा जो कोई हल है इसका नहीं है, क्योंकि फिर लंबा मामला चला जाएगा। तो ये हल जो है क्या कर दें, या 1867 इनकी कह दें, बात खत्म है, उनकी पूरी इनकी भी पूरी है, बात खत्म है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रोजगार तो आपने देना ही है। आपने 750 के आसपास पोस्टें और निकाल के रखी हैं जिनकी भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर 817 में से आपको 560 स्वैप करनी है तो उनको करिए, जो बचती हैं जो अगली आपने एडवर्टाइज करी है उनको इसमें एडजस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इनकी 1867 पूरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। तो इसलिए इसको लेकर जो है ये लोग मिलने जा रहे हैं उनसे और ये आग्रह रैली करेंगे सोमवार को, उसके बाद वहां मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे पहले इनका मामला सुना था, समझा था, उनके ध्यान में है, वो इनको जो है पूरा न्याय देंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अफसरों और जो एडवोकेट जनरल या उनकी टीम है उसके स्तर पर क्या मामला। देखिए एक ऐसा ही मामला जो है पशुपालन विभाग में जो है पशु परिचारक रखे गए, परिचारक अटेंडेंट, पशु परिचारक जो है वो वेटनरी अटेंडेंट रखे जाने थे। 239 पद थे, 239 पद थे और ये 12 जिलों में जो रोस्टर के हिसाब से बंटे हुए थे। अब इसमें क्या हुआ कि बिलासपुर में एक पोस्ट को, बिलासपुर में ओवरऑल 5 पोस्टें थी, यानी 234 दूसरी जगहों से थी, और एक पोस्ट को लेकर कहीं मामला जो है फंस गया और विवाद हुआ और विवाद जो है माननीय हाईकोर्ट में चला गया, उसमें जो है स्टे लग गया। अब बिलासपुर वाले पे लग गया, कहीं और से कोई कंप्लेंट नहीं हो हाई कोर्ट में, कहीं से नहीं है, विभाग के पास रिजल्ट बना हुआ लेकिन उसको घोषित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बिलासपुर कहां लगता है कि माननीय अदालत में मामला चला है तो बिलासपुर वाला सब जुडिस है, उसकी वेट कीजिए। चलिए एक नहीं, मामला एक ही सीट का, वहां जो सोशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है उसी सीट को लेकर शायद है। लेकिन चलिए 5 पोस्टें बिलासपुर की होल्ड कर लीजिए, लेकिन बाकी जिलों की क्यों होल्ड कर रहे हैं? लेकिन और कोर्ट ने कहा भी नहीं कि बाकी जिलों की होल्ड है, लेकिन क्या है, मजे ले रहे अधिकारी। रिजल्ट बना पड़ा है उसको घोषित नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह का मामला था, सब कुछ हो गया था, रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कोई वजह नहीं। अब जिसने बेचारे जो बेरोजगार है वो कहां वो
जो है कहाँ कहाँ माथा रगड़ता फिरेगा अपना, कहाँ कहाँ पूछता फिरेगा, तो फोन करके पूछता कि नहीं जी है नहीं, अब आया नहीं। अभी इनको भी यही कहा जा रहा है, जो पशु प्रचारक वाले हैं इनको भी यही कहा जा रहा है कि स्टे है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सिर्फ बिलासपुर वाला मामला है, बाकी जिलों को जो है ऑटोमेटिकली लाल फीताशाही ने स्टे कर दिया है। तो नहीं हो रहा है इस तरह से। और वही भाषाध्यापकों की नियुक्तियों में भी यही हो रहा है। सरकार सब कुछ कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये हम मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसका तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक वो सही जगह इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। आपने 229 पोस्टें जो हैं निकली, कमीशन क्लियर किया लोगों ने, 229 पोस्टें लग गई, 29 लग गए, 200 को अभी पता ही नहीं कि कब लगेंगे कब नहीं लगेंगे। आपने घोषणा कर दी कि पुलिस पे बैंड मिलेगा और हम जो है 8 की बजाय इसको 5 साल कर रहे हैं, 3+2 कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन ही नहीं हुई। उसके बाद नोटिफिकेशन ही नहीं हुई। जेबीटी वाला मामला भी वैसे ही लटका हुआ है। आपने कह दिया उनकी, जब उन्होंने रैली करी बेचारों ने, तो आपने कह दिया कि हम आप इस तरह से ठीक करेंगे। तो इसी तरह से जो JIT 817 वालों का मामला है, इसमें कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन है सिंपल सी का, आपके 1867 पोस्टों का निकालेंगे और अदालत में ये कहना है कि जी ठीक है, 556 की आपने कहा कि 560 सीटें कम थी, 1156 है वो हुई थी और वो 1156 पूरी की जाएंगी, बात खत्म है, बात खत्म है। या उनकी बढ़ा दीजिए या इनकी बढ़ा दीजिए, ले दे के जो इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात को अगर इतना लंबा खींचा जाएगा तो ये बहुत अवसाद क्रिएट करता है, बच्चे बहुत परेशान हैं। आप सोचिए कैसे कैसे माहौल में इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से टेस्ट क्लियर किया होगा। अब टाइपिंग भी कई लोगों ने क्लियर कर ली होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है इनको ये पता ही नहीं है कि इनका रिजल्ट निकलना भी है कि नहीं निकलना है। अब चुनाव के साथ ही रिजल्ट निकालना है तो अलग बात है। 19,000 है, एक व्यक्ति के ऊपर 5 हो तो 95,000 हो गए, लगभग 1 लाख है। हर विधानसभा में आप देख, हर जिले में जो है आप देखिए 1,000 से ऊपर हर विधानसभा में इसका एवरेज आता है। 1,000 वोट बहुत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और उसमें पुलिस वाले मिला लो, 55 वो मिला लो, और है बहुत से NHM वाले हैं, उनका भी अभी डोलड्रम्स में मामला है। जल रक्षकों का आपने 900 रुपया बढ़ाया। तो देखिए सब कुछ करके अगर वो सही जगह पे नहीं पहुंचा लाभ, तो उसका कोई लाभ नहीं है। यही जो है हम कहना चाह रहे हैं। बाकी जो कुछ और खबरें हैं आज की, वो हम आपको कह दें कि हिमाचल प्रदेश के कुछ छात्र, सरकार ने कहा है कि अभी बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे। हालांकि जो गैर सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि हिमाचल प्रदेश के 1800 बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ते हैं, लेकिन सरकार ने आज सदन में बताया है कि 149 बच्चे जो हैं अभी भी यूक्रेन में हैं और 309 जो हैं वो आ गए हैं, यानी 458 के आसपास ही बच्चे हैं सरकारी पास सूचना है। तो 149 अभी भी हैं और 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 10 मार्च तक सबको जो है वो वापस लाया जाएगा। आज भी केंद्र सरकार ने एक जो बयान जारी किया, उसमें कहा गया कि अब खरकीव में कोई नहीं है। कीव को लेकर तो नहीं कहा ना, लेकिन कहा कि अब खरकीव में जो है कोई भी नहीं है। हालांकि सुमी से कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो आया था और उन्होंने कहा था कि हम लोग परेशान हैं और ये हमारी जो है आखिरी कॉल है, आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है हम लोग अपनी लाइफ को रिस्क पे रखकर जो है किसी न किसी कंट्री का जो बॉर्डर है वो पार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। हालांकि उसके बाद सरकार ने फिर से मदद का जो है वो भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर बैठक की। पिछले 4-5 दिन के भीतर उनकी 9वीं बैठक है इस पूरे मामले को लेकर जो है, और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 4 दिन में 9वीं मीटिंग बुलाई है। 4 मंत्री वहां ऑलरेडी जो है यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है वहां पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो राहत ओवरऑल है वो नहीं मिली है। ये जो है अपने आप में ये भी एक सच है। अब बात तो खेल की करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जो है भारत ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। भारत ने अपनी पहली पारी 574 पर रन बनाकर 8 विकेट पर घोषित कर दी और उसके बाद जो है आज ही उन्होंने श्रीलंका के 4 विकेट मात्र 108 रन पर जो है वो उड़ा दिए हैं। अब श्रीलंका को 267 रन चाहिए फॉलो ऑन बचाने के लिए। ये तो थी जनरल उसकी मैच की रमसन, लेकिन एक फैसला इसमें ऐसा हुआ पारी घोषणा का जिसको लेकर विवाद हो गया और क्रिकेट के फैंस जो थे वो सोशल मीडिया पे जो है उन्होंने काफी जो है जमकर अपनी भड़ास निकाली। ये विवाद था कि पारी जब घोषित की गई 574 पे 8, उस समय रविंद्र जडेजा जो है वो 175 रन पर नाबाद खेल रहे थे। मोहम्मद शमी के साथ उन्होंने 9वें विकेट के लिए 94 गेंदों पर 103 रन भी जोड़ दिए थे।
ऐसे में अगर दर्शकों को अगर ये पारी घोषित नहीं होती तो दर्शकों को, ये क्रिकेट के जो सपोर्टर हैं, क्रिकेट के जो फैंस हैं, उनको लग रहा है कि उनको जो है दोहरा शतक वो बना सकते थे। इसलिए इसको लेकर जो है रोहित के फैसले पर जो है सवाल खड़े हो गए हैं। और इस फैसले ने जो है गाहे बगाहे 18 साल पहले 2004 के उस मुल्तान वाले टेस्ट की भी याद ला दी, जब सचिन तेंदुलकर 194 पे थे और शायद उनको सिर्फ 6 रन चाहिए थे और राहुल द्रविड़ तब कैप्टन थे और उन्होंने जो है अपनी पारी घोषित कर दी थी। तो संयोग देखिए कि वही राहुल द्रविड़ जो है अब टीम के हेड कोच है। तो इस चीज को लेकर जुड़ा, हालांकि बाद में जडेजा ने जब पारी समाप्ति के बाद जब दिन का खेल समाप्त हुआ तो जडेजा ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया कि मुझे मेरे कप्तान ने यानी रोहित शर्मा ने यह मैसेज भेजा था कि आप अपना 200 रन पूरा कर लीजिए, उसके बाद पारी हम घोषित करेंगे। लेकिन मैंने खुद कहा, मैंने संदेश दिया कि नहीं, पारी जो है पहले अगर आप घोषित कर देंगे और एक सर्टन जो टाइम है, अगर हम उसको थके हुए श्रीलंकाइयों को खिलाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, और वो लाभ मिला भी। देखिए, तो जडेजा ने कहा है कि मुझे नहीं, मैंने खुद कहा था कि मेरे 200 रन के पीछे नहीं पड़िए, स्ट्रेटजी देखिए। स्ट्रेटजी है कि हमने मैच जीतना है और अगर हम आज जो है टी टाइम के बाद इनको खिलाते हैं तो निश्चित तौर पे जो है हमें लाभ मिलेगा। उसका लाभ मिला भी और 43 ओवर्स के बीच में जो है 108 रन पे 4 लोग जो है श्रीलंका के आउट हुए। तो चलता है, इस तरह की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, GIT वालों का, 817 वालों का। हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। और परसों जो आपका शिमला में जो आपका एक आग्रह रैली होगी, हम उसको प्रदर्शन का नाम भी नहीं दे रहे हैं, ना तो ये प्रदर्शन है, ना ये रोष प्रदर्शन है, ना ये धरना है, ना ये घेराव है। हम जानते हैं कि इस स्थिति में नहीं है ये बच्चे, ये आग्रह करने के लिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के पास, और हम इस आग्रह के लिए जो हमारा पूरा अमला है उसको लगा देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं तमाम GIT 817 वालों को कि हम पहले भी आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीमें आपकी कवरेज के लिए रहेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री से हम भी आग्रह कर रहे हैं, यहां से भी व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करेंगे कि इन बच्चों की जो छोटी सी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी बड़ा मामला एक खिंच गया है, उसको आप जो है दूर करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।